हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 8 दिसंबर 2019 को। और इसके हमने 2-3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है, इन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन सारी वीडियोस को भी आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और 6 से 8 तक की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं हर क्वेश्चन का बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपको कौन सी एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिकी वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन है ए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जैसी कला अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ठीक है। कथन है बी, लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पहला, कि पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी ये बी सही है। अब देखिए ए गलत क्यों है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। कि इन्होंने बोला है क्योंकि शासकों, देखो ये चीज तो सही है, इस तरह से ही बांटा गया है कि पहले हिंदुओं का शासन था, फिर मुस्लिमों का शासन हुआ और बाद में ब्रिटिश शासन हुआ। 1957 से पहले इस तरह से ही बांटा गया था भारतीय इतिहास को। लेकिन इन्होंने बोला कि क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा, धर्म के अलावा बहुत सारी चीजें थी जो परिवर्तित हुई। ठीक है, केवल एक धर्म ही नहीं था कि जो भी शासक आ रहे हैं वो अपने हिसाब से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जैसे मुस्लिम आए तो मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन करवा लिया, ईसाई आए तो ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन करा लिया। तो इस तरह से नहीं, बहुत सारी चीजें थी जो परिवर्तित होने के लिए थी। इन्होंने बोला है केवल मात्र जो धर्म था उसके आधार पर हुआ, तो उसके आधार पर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। भारतीय कला के बारे में ये दो कथन दे रखे हैं, अब देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन है ए, कई चित्रों में आपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों, ये लोगों के नए शौकों, मजाक मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। तो ये जो अंग्रेज थे उन्होंने इस तरह की चित्रकारी बनाई जिसमें नए नए जो शौक लोग कर रहे थे उनके ऊपर मजाक उड़ाया गया और ऐसा दिखाया गया कि जो भारत के लोग हैं, औपनिवेश भारत के लोग हैं, वो महिलाओं को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। ठीक है। कथन है बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा आपका तीसरा। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो ए है, ए की सही व्याख्या नहीं करता। कौन नहीं करता? बी नहीं करता। अब ए में तो कुछ और चीज दी गई है और बी में कुछ और चीज दी गई है। ठीक है। ए में दिया गया है कि जो अंग्रेज लोग थे वो इस तरह से भारतीयों का मजाक बना रहे थे चित्रकारी द्वारा। ठीक है। और क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बोला गया है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये बी वाला गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक मिनट में बता देती हूँ इन दोनों का ये कौन कौन से एनसीईआरटी से आए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50 तो आया है 8th क्लास की हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 1 से आया है। और 51 वाला जो क्वेश्चन है ये भी 8th क्लास की हिस्ट्री से ही आया है। ये चैप्टर नंबर 9 है, शायद ये चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। और ये वाला जो 52 क्वेश्चन है ये आया है 7th क्लास की हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 7 से। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है इनमें से किसको? ठीक है।
पहला है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। दूसरा है कांगड़ा शैली की चित्रकला। तीसरा है गिरनार का शैल अभिलेख। चौथा है पादशाह नामा चित्रकला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि जो आरंभिक मानव की जो समझ विकसित करता है वो मध्य प्रदेश की शैली है, शैल चित्रकला है, जिससे हमें ये प्रमाण मिला है कि किस तरह से आदिवासी समाज में चीजें थी। ठीक है, अगर हम वहीं कांगड़ा शैली की बात करें तो ये हिमाचल की शैली है, पहाड़ों की शैली है। ठीक है, हिमाचल की उत्तराखंड की ये शैली है। और जब मुगल हमारे देश में आए तो धीरे धीरे जब उनका शासन फैलता रहा तो जो हमारी शैलियां थी जैसे कथक वगैरह थी, उन्होंने इन सारी चित्र शैलियों को एक तरह से नकारने लगे। ठीक है, और वहीं चित्रकला को भी उन्होंने नकार दिया कि मतलब उसमें वो रुचि नहीं लेते थे जो मुगल बादशाह थे। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो चित्रकला चल रही थी दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में, वो यहाँ से कहाँ चली गई, ये पहाड़ों की तरफ चली गई, यानी कि हिमाचल की तरफ चले गए यहाँ के लोग जो चित्रकार थे। और हिमाचल के और उत्तराखंड के जो राजा महाराजा थे उनके पास जाकर वो वहाँ चित्रकारी करने लगे। तो वहाँ इस शैली को किस नाम से जाना गया, वहाँ कांगड़ा शैली के नाम से जाना गया। ये आपके एनसीईआरटी में ही लिखी है सारी चीजें। तीसरा है गिरनार का शैल अभिलेख। ठीक है, गिरनार का शैल अभिलेख जो है ये है आपका गुजरात से है, गिरनार का शैल अभिलेख। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। देखो ये भी आपका 8th क्लास की हिस्ट्री से ही आया है और चैप्टर नंबर 6 से आया है। शिक्षा सुधार करके कुछ चैप्टर का नाम है। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है 1, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। दूसरा है सरकारी संस्थाओं में कांगड़ा। तीसरा है एक निश्चित फीस लेकर। चौथा है साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर, जब वे खेतों है ये, ठीक है, खेलों नहीं है, खेतों में काम करते थे। देखो हमारे जब ब्रिटिश शासन नहीं चलता था तो पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती थी हमारे देश में और बहुत सही चल रही थी। मुगलों के आने से पहले और भी अच्छी थी। ठीक है, लेकिन मुगलों ने तो इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था पढ़ाई वढ़ाई में, क्योंकि जो गुरुकुल चल रहे थे दूर दराज के क्षेत्रों में वो चल ही रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने पूरी तरह से बोल दिया कि जो भारतीय शिक्षा दी जा रही है वो पूरी तरह से गलत दी जा रही है, इसको हटाया जाए और इनको बच्चों को क्या पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए। यहीं से ही इंग्लिश हमारे देश में एंटर करी और आज ऐसा हो गया है कि जो जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको लोग अनपढ़ समझते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बच्चे हीन भावना से देखते हैं। उसका कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि ये हिंदी मीडियम के बच्चे इनको कुछ नहीं आता, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमें सब कुछ आता है, जबकि ये भावना गलत है। कोई भी लैंग्वेज ये डिसाइड नहीं कर सकती कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है। जो चीजें एक बच्चे को हिंदी में आती हैं, हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को उतनी चीजें पता ही ना हो, भारत के मैप के बारे में ना पता हो, वर्ल्ड मैप के बारे में नहीं पता हो, लेकिन हिंदी वाले को पता हो। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज आपकी अगर आपको नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, आप अनपढ़ है या आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़िए और ठीक ठाक ज्ञान अपने पास रखिए तो आपका काम चल जाएगा। और कभी भी किसी को, अगर आप प्राइवेट स्कूल से भी हैं तो कभी भी किसी को ये देखकर जज मत कीजिए कि वो प्राइवेट स्कूल से है तो वो अच्छे एजुकेशन में है और गवर्नमेंट स्कूल से है तो बेकार एजुकेशन में। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो ब्रिटिश शासन काल से पहले किस तरह की शिक्षा चल रही थी कि जो गुरुकुल में भी जो बच्चे पढ़ते थे या कोई टीचर भी पढ़ाते थे, छोटे छोटे स्कूल होते थे, 100 बच्चों का स्कूल हुआ करता था उस टाइम पर, और क्लास का सिस्टम नहीं था, किताब का सिस्टम था। अगर इस किताब को बच्चा पढ़ लेगा तो नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट कर देते थे। ठीक है, मेरे पढ़ने से पहले भी ऐसी व्यवस्था थी। मेरी अम्मा और बाबा बताते थे कि किताब का सिस्टम था, अगर बच्चा एक किताब को कंप्लीट कर लेता है तो उसको दूसरी क्लास में वो लोग प्रमोट कर देते थे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर परीक्षा वगैरह नहीं होती थी। तो क्या होता था कि पूरे साल पढ़ाई होती थी, जब फसल आती थी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ के ज्यादातर लोग किसमें काम करते थे, खेतों में काम करते थे। तो जब खेतों में काम आता था तो स्कूलों की छुट्टी होती थी, क्योंकि जब खेतों में जब काम होता है तो उस समय सभी घर के जितने भी मेंबर होते हैं सभी काम करने जाते थे उस टाइम पे। आज भी जाते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं आज भी वो अपने बच्चों को बोल देते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई
छोड़ दो 8-10 दिन के लिए और खेतों में काम करने चलो, क्योंकि फसल पूरी साल की फसल आती है, तो वो मतलब उन्हें इंतजार रहता है पूरी साल की फसल आएगी तो कुछ पैसे आएंगे, तो पूरी साल उनका घर का खर्च चलेगा। तो लगभग लगभग मई मई के महीने में, ये मई में ये कटाई होती थी, तो उस टाइम पर छुट्टियां होती थी स्कूल की। ठीक है, और स्कूल होते थे छोटे छोटे, लोगों ने अपने घरों में ही स्कूल बना रखे थे। और मैं बता रही हूँ ना कि किताब का सिस्टम हुआ करता था कि अगर बच्चे को इतने टेबल आते हैं और इतना बुक पढ़ना आता है या इतनी समझ है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देते हैं। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत में चल रही थी। उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि कोई बच्चा उसी किताब को 6 महीने में पढ़ लेता था, और कोई बच्चा उसी किताब को 1 साल या 2 साल में पढ़ रहा है, यानी कि बच्चा अपने हिसाब से अपनी गति से पढ़ता था। देखो, कुछ बच्चों को देर से समझ में आता है, कुछ बच्चों को जल्दी में समझ में आता है। अब क्या होता है, 1 साल फिक्स होता है, उसमें किसी के 40% आ रहे हैं, किसी के 90% आ रहे हैं। मतलब 90% वाले ने उस चीज को अच्छे से समझ लिया है, 40% वाला कुछ पीछे रह गया है, तो पीछे रह गया उसको ऐसे ही प्रमोट कर दिया होता है आजकल। लेकिन पहले क्या था, पहले बहुत सही था कि जब तक उसको वो बुक अच्छे से नहीं आ जाएगी, यानी कि जब तक वो 90% तक नहीं पहुंच जाएगा, चाहे उसको 2 साल लग जाए, चाहे उसको और भी ज्यादा टाइम लग जाए, वो उसी क्लास में पढ़ता था। ठीक है, उसी बुक को पढ़ता था, यानी कि बुक वाला सिस्टम था और सही था कि बच्चा अपने हिसाब से सीख सकता है, जिसकी क्षमता जैसी है। किसी की क्षमता 6 महीने में पढ़ने की होती है, किसी की क्षमता उसी सिलेबस को 12 महीने में पढ़ने की होती है, तो अपने हिसाब से कर लेते थे बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दो कथन है, 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य के उदय के संदर्भ में, यानी कि यूरोप में जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था, ठीक है, राष्ट्रीय राज्य के उदय से संबंधित है, के संदर्भ में है। अब देखते हैं इसमें कौन सा कथन आपका सही है। कथन है ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन है बी, आरंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 54 का, वो हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, ए गलत है परंतु बी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि हमारे, अगर हम अपने भी देश के संदर्भ में देखें, तो पहले जो राज्यों का बंटवारा हुआ था, ठीक है, गुजरात का या महाराष्ट्र का, जो भी राज्य थे, पहले जिन राज्यों का बंटवारा हुआ था 1947 के बाद जो बंटवारा हुआ है, वो किसके आधार पर हुआ है, वो आपके भाषा के आधार पर ही हुआ है। और भाषा के आधार पर ही आपका तेलंगाना है, भाषा के ही आधार पर आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब किसके आधार पर बने हैं, ये भाषा के आधार पर ही बने हैं। यहाँ तक कि आपका आंध्र प्रदेश से ही शुरुआत हुई थी 1992 की बात है। 1992 में एक आंदोलन चला था, जो उसमें चला था आंध्र प्रदेश में, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई कि भाषा के आधार पर राष्ट्र बनाए जाने चाहिए। तो उसी तरह से यूरोप में भी भाषा के आधार पर ही राष्ट्र बनाए जा रहे थे उस टाइम पर। और आपका ये गलत हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे। किस रूप में देखते थे, वो भाषाई के आधार पर देखते थे कि जो एक भाषा बोलने वाले हैं वो एक राज्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बीसीई का क्या तात्पर्य है, या बीसीई का तात्पर्य है। ठीक है, ये आपका 6 क्लास की हिस्ट्री से आया है। चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे कॉलम में मैंने देखा था, इस तरह के जो कॉलम से होते हैं, तो इस तरह के कॉलम में ये लिखा हुआ था। ईसा मसीह के बारे में भी उसी कॉलम में दे रखा है, चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। बीसीई का तात्पर्य क्या है, देखिए इसका तात्पर्य होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। क्या तात्पर्य होता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और इसको हम ईसा पूर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम ईसा पूर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुर्मुर्ग होते थे। देखो ये आपका आया है 56 वाला, 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4, और इनाम गांव की कहानी है, उसमें
ये लाइन दी हुई है कि जो शतुरमुर्ग के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। चलो आंसर नहीं बताते हैं, फिर तो आपको पता चली जाएगा। ऑप्शन है 1, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। दूसरा है, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तीसरा है आपका, महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। और यही सही है कि जो हमारा महाराष्ट्र है वहां का वहां पर जो जमीन है जहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ती है, दरार मिलती है मिट्टी में, खेतों में, तो वहां का जो इस तरह का भाग है वहां पर किस पक्षी के अंडे मिले हैं, वहां पर शतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि जैसे शतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो उस तरह की जलवायु कभी महाराष्ट्र की रही होगी, इसलिए वहां पर शतुरमुर्ग थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, ये शतुरमुर्ग भी जलवायु के परिवर्तन के कारण ये नहीं रहे। ठीक है। अब देखो, बहुत सारे चिड़िया वगैरह हम जब बहुत छोटे थे तो हम देखते थे कि शाम के समय आकाश में उड़ती हुई जाती थी। ठीक है, जब हम गांव में रहते थे। लेकिन अभी हम शहर में रहते हैं तो हमें नहीं, एक भी चिड़िया नहीं दिखाई देती। बहुत सारी चिड़ियाओं के हम नाम जानते थे। अब जब अब हमें दिख नहीं रही तो हम उनका नाम भी हमारे मुंह पर नहीं आता। हमारे बच्चे हैं तो वो उनको तो कोई भी चिड़िया आकाश में नजर नहीं आती। कोई एक आध नजर आती है, जैसे उनको पहचान है, जैसे पैरट है, कोयल है, ये आपके कबूतर हैं, एक आध कोई पक्षी उन्हें कभी कभार दिख जाता है। बाकी इतनी सारी जो अलग अलग तरह की चिड़ियाएं थी वो आज के तौर पर लुप्त हो गई हैं। अब जब वो कोई भी जानवर या कोई पक्षी लुप्त हो रहा है तो धीरे धीरे एक दो पीढ़ी तक ही वो हम उसका नाम याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग भूल जाएंगे। जब चीजें हमारी आंखों के सामने ही नहीं आती है तो हम उनका नाम भी नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से शतुरमुर्ग के का नाम ही हमारे यहाँ से खत्म हो गया। अब जब हमने खुदाई की या जगह जगह निर्माण हो रहा है तो देखा जा रहा है कि कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो यहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर शतुरमुर्ग के अंडे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो हमारा राजस्थान है ना, राजस्थान एक सेकंड, जो राजस्थान है हमारा वर्तमान में, वहां पर मछली के अवशेष मिले हैं। यानी कि जो पहले वहां पर रेगिस्तान नहीं था, बहुत पहले, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले वहां पर रेगिस्तान नहीं था। वहां पर क्या था, वहां पर एक समुद्र होता था। ठीक है, क्योंकि वहां पर मछलियों के कंकाल मिल रहे हैं, यानी कि पहले वहां पर मछलियां होती थी, इसलिए तो कंकाल मिल रहे हैं ना वहां पर। तो इसका मतलब पहले रेगिस्तान नहीं था, अब रेगिस्तान है। तो ये क्लाइमेट चेंज होता रहता है, चीजें चेंज होती रहती हैं। अभी आप देखो कि पहले बहुत कम गर्मियां पड़ती थी, अब बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, अब बर्दाश्त नहीं होता है गर्मी। तो इस तरह से जलवायु चेंज होती रहती है और पक्षी वगैरह ये सब लुप्त होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये 6 क्लास की हिस्ट्री से ही आया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में वहां पर ही बहुत डिटेल में दे रखा है। ए है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी है, जंगलों का विनाश हो गया। सी है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। डी है, संभवतः नदियां सूख गई थी। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि नदियां सूख गई हों जलवायु के परिवर्तन के कारण, इसलिए ये सभ्यता नष्ट हो गई हो, क्योंकि बिना पानी के तो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। पहले कुआओं का विकास था नहीं। जितनी भी पुरानी सभ्यता है वो सारी नदी के किनारे हैं, क्योंकि पानी की तो जरूरत होती है ना, हर चीज के लिए पानी की जरूरत होती है। मेन तो यह है कि पानी पीना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो नदियां सूख गई होंगी या फिर बाढ़ आ गई होगी, पूरे में पानी पानी भर गया होगा। अब जैसे बाढ़ आती है तो राहत बचाव का काम होता है, उस टाइम पे ना रहा हो तो इसलिए सभी लोग मारे गए हों। या फिर ऐसा हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो, या फिर युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे गए हों, इस तरह से भी हो सकता है। और भी है, जंगलों का विनाश हो गया हो। तो ये तो ऐसा संभव सा नहीं लग रहा। तो जिस ऑप्शन में आपका बी नहीं है वही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सारे जंगल नष्ट हो जाना तो असंभव जैसी चीज ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें कौन सा कथन है। ये सीधे सीधे ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, जो सीटेट का पेपर होता है उसमें ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चनों के आंसर पता होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप 6th 7th
और 8th क्लास की एनसीईआरटी रटना बहुत ज्यादा टिपिकल है नहीं, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप 2 से 3 महीने अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या लिखा है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। ज्यादातर बच्चों को आंसर पता होते हैं कि कौन से हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है वो उसकी वजह से होता है कि उस समय बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो उस समय परीक्षा में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम किसी एक के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। अगर आप ये समझ लेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है तो आपके लिए आंसर देना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। आप घर आके देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये गलत कर दिया, इसका भी आंसर मुझे पता था, इसका भी आंसर मुझे पता था। ये सारी गड़बड़ इस वजह से ही होती है कि जो सीटेट का पेपर होता है ना, बहुत कंफ्यूज टाइप का होता है। पहला है, मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। बी है, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के मध्य से दर्शाई जाती थी। तीसरा है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इसका यही वाला आंसर सही है कि महायान जो बौद्ध धर्म था, महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा थी, एक तरह से हीनयान और महायान 2 शाखा थी ना। हीनयान जो थे वो शुद्ध शाकाहारी थे और जो महायान थे वो मांस मच्छी ये सारी चीजें खाते थे। तो सबसे पहले जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई गई, वो महायान के बौद्ध धर्म की शाखा के द्वारा ही बनाई गई थी। उससे पहले महायान शाखा से पहले बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनाई जाती थी, केवल कुछ संकेतों की ही पूजा की जाती थी, ठीक है, पूजा अर्चना की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समाकन के संदर्भ में सही क्या है। अब देखिए 59 जो क्वेश्चन है वो आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसमें ये पूरा खिलजी और तुगलक वंश के बारे में बहुत विस्तार से दे रखा है और इन दोनों के बारे में बहुत ज्यादा दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ठीक है। और आपका ऐसे उसमें दे रखा है, कॉलम में दिया हुआ है, चौकोर कॉलम में, एक तरफ आपका अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ आपका मोहम्मद बिन तुगलक है। तो बहुत अच्छे से इसको देख लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सीटेट में नहीं, टीजीटी पीजीटी में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन है पहला, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। दूसरा है उपमहाद्वीप। देखो उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं, भारत को ही बोलते हैं। और उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये 3 तरफ से जल से घिरा है। इसको हम प्रायद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है, उपमहाद्वीप भी बोलते हैं, इसको हम प्रायद्वीप भारत भी बोलते हैं, क्योंकि इधर आपकी क्या है, अरब सागर है और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन है तीसरा, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगल वाले क्षेत्र को पहली बार टेढ़ा गया। ये चौथा है आपका, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो ये जितने भी ऑप्शन है इसमें सबसे जो सही ऑप्शन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 है कि दिल्ली से बंगाल जो प्रांत था वो काफी दूर था, इसलिए उस पर नियंत्रण करना कठिन था। इसका मतलब यह है कि खिलजी और तुगलक वंश दोनों का ही बंगाल पर ठीक से नियंत्रण नहीं था, ठीक है, चाहे खिलजी वंश हो या तुगलक वंश हो, क्योंकि जो दिल्ली है और आपका बंगाल है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, दूरी बहुत ज्यादा है। तो उस जो दिल्ली का जो बादशाह होता था, दिल्ली का जो शासक होता था, वो बंगाल पर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इन दोनों का ही कंट्रोल ठीक से नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 60। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जनजातियों के इतिहास के पुनर्निर्माण में से, ठीक है, यानी जनजातियों के इतिहास के बारे में बातें पूछी जा रही हैं इसमें। पहला है, जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। हमें गलत वाला चूज करना है, ठीक है, और ये वाला तो ऑप्शन सही हो गया कि एक दूसरे पर निर्भर थे वो लोग।
दूसरा है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। क्यों दी है? क्योंकि जो जनजाति थे उनके हर समुदाय की अलग भाषा थी। तो पहली बात यह है कि उनको समझ पाना कि वो किस तरह से चीजों को कर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में कठिन काम है। ठीक है, तो इस चीज को मतलब उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। अगर आप अब पूरा समय निकाल कर 1-2 साल उनके बीच रहेंगे तभी आप उनके रीति रिवाज को जान पाएंगे। ठीक है, और जनजातियों के विषय में जितने भी दस्तावेज मिले हैं वो इसी तरह से इकट्ठे किए गए हैं कि जनजातियों के बीच में जाकर रहा गया है उसी तरह से जिस तरह से जनजातियां रहती हैं, और उसके बाद जो जनजातियों का इतिहास है वो लिखा गया है। ठीक है, या जनजातियों के बारे में जितनी भी जानकारी इकट्ठी की गई है वो इस तरह से ही की गई है जनजातियों के बीच में रहेगा, क्योंकि उनका कोई लिखित संविधान होता ही नहीं है, उनकी कोई ठीक से लिपि नहीं है, क्योंकि वो लोग शिक्षित नहीं होते हैं, पढ़ने लिखने की व्यवस्था ठीक नहीं थी उनके लिए, जनजाति लोगों के लिए, और लंबे समय से वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, वो पिछड़ गए हैं, इसलिए उनको एसटी कैटेगरी में रखा गया और उनको आरक्षण देके सभी आरक्षण देकर उनको मुख्य धारा से मिलाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण की इसलिए जरूरत है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं उनके लिए आरक्षण देकर उनको बराबरी में लाने का है। ठीक है, और मेन चीज ये है कि आरक्षण जिन बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है, वास्तव में आरक्षण के जो हकदार हैं, जो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके लिए आरक्षण की सुविधा है और उन तक आरक्षण नहीं पहुंच पाता है। ऊपर लेवल के जो लोग जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है उसका फायदा वो उठा लेते हैं। जिनके मम्मी पापा सरकारी नौकरी पे हैं वो आरक्षण का फायदा उठा लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर शिक्षा मिली है, सारी चीज मिली है। जबकि जिन लोगों को आरक्षण एक्चुअल में मिलना चाहिए, जो लोगों के साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम है और वो पिछड़ गए हैं, जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण का फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, मैंने ये चीज खुद ऑब्जर्व करी है अपने आसपास, अपने गांव में, देहात में, ठीक है, अपने छोटे शहरों में भी देखा है कि जो वास्तव में गरीब व्यक्ति है उसकी पहुंच आरक्षण तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तीसरा है, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। देखो, लिखित दस्तावेज नहीं रखा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा गलत पूछा है ना उसने, यही वाला गलत है कि जब वो लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, ठीक है, उनको शिक्षा ही नहीं दी गई, कभी पढ़ाया लिखाया ही नहीं गया, उनका क्या था, जो उनकी जो संस्कृति है वो मौखिक एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है। यानी कि जो घर के बुजुर्ग हैं या उस कबीले के जो सरदार हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो ही अपनी परंपराओं को जीवित रखता था और आज भी रखता है। कबीले आज भी मिलते हैं, वो आज भी रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस तरह से चीजें ट्रांसफर हो रही है, कहीं लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। चौथा है आपका, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। तो ये सही है कि वो किस तरह से उनकी जो संस्कृति है, परंपराएं आगे बढ़ रही हैं, रीति रिवाज आगे बढ़ रहे हैं, वो मौखिक आधार पर। ठीक है, जैसे बाबा अपने लड़के को बता रहा है, फिर वो अपने लड़के को बता रहा है, इस तरह से जो उनकी संस्कृति है वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो रही है, लिखित रूप में नहीं है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलना, लाइक करके जाना। मैं भी काफी किताबों को देखकर आपको जब भी पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी के फैक्ट लेके आती हूँ, एनसीईआरटी भी पढ़ा रही हूँ वर्तमान में। आप चाहो तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे कहने से 1-2 चैप्टर की वीडियो खोलकर देखिए, आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, 2-4 मिनट आप प्लीज अपनी खर्च कीजिए मेरे चैनल पर। अगर आपको काम का लगे तो प्लीज आप देखना। सीटेट की तैयारी जिस तरह से मैंने की थी, मैंने भी 3 टाइम सीटेट क्लियर किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है। मैंने विदाउट ट्यूशन के, विदाउट कोचिंग के और बिना किसी के नोट्स वगैरह लिए खुद ही घर में ही पढ़ के तैयारी की है। तो उसी आधार पर मैं आपको भी तैयारी करवा रही हूँ ताकि आपका भी सीटेट क्लियर हो जाए घर बैठे। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।